नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 विज्ञान में आज हम अध्याय 5 की शुरुआत करेंगे। पाठ का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। हमारे पास आज पहला सवाल है, कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका की खोज के बारे में लिखिए। और कोशिका की खोज किसने की और कैसे, ये दोनों सवाल हमारे पास आज मिलेंगे। इसका अभ्यास करते हैं इन दोनों का। तो यहाँ पर हमारे पास इस पहले पैराग्राफ में इन दोनों के आंसर छपे हुए हैं। जैसे कि कार्क जो हैं, सभी पेड़ों की जो छिलके होते हैं उसके अंदर होते हैं कार्क। उसकी पतली काट के अवलोकन पर, यानी सूक्ष्मदर्शी से उसका अवलोकन करने पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ यानी छेद होते हैं, जिसकी रचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम इसे उसने खुद बनाया था। ऐसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा था। और कोशिका का मतलब अर्थ होता है छोटा सा कमरा। तो बच्चों, यहाँ पर दो सवाल थे। कोशिका किसे कहते हैं, उसकी खोज के बारे में हमने देखा। रॉबर्ट हुक ने कार्क की पतली कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा था, उसकी बात हो गई। उसके बाद आगे का एक सवाल देखते हैं हम लोग। वैज्ञानिकों का जीव विज्ञान में योगदान समझाइए। वैज्ञानिकों का जीव विज्ञान में योगदान यहाँ पर पीले रंग के कोष्ठक में हमारे पास हैं। जीव विज्ञान में योगदान, सर्वप्रथम योगदान था 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सबसे पहले उसका पता लगाया था। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ये सर्वप्रथम वैज्ञानिक की बात हो गई। उसके बाद वैज्ञानिक आ रहा है ल्यूवेनहॉक। 1674 में ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। ल्यूवेनहॉक की बात हो गई। उसके बाद वैज्ञानिक आ रहा है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में उसने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। सर्वप्रथम केंद्रक का अभ्यास करने वाला वैज्ञानिक था रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद वैज्ञानिक आता है G.E. पुरोकंज। इसने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। जीव द्रव्य का नाम देने वाला वैज्ञानिक था पुरोकंज। उसके बाद दो और वैज्ञानिक हैं हमारे पास, M. स्लीडन और T. स्वान। उन्होंने भी कोशिका सिद्धांत के विषय में पता लगाया था, कोशिका सिद्धांत की बात की थी। उसके बाद एक अंतिम वैज्ञानिक आता है विर्चो 1855 में। तो उसने यह जो कोशिका सिद्धांत था उसको आगे बढ़ाया और बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमारे पास 2-3 सवाल के जवाब हो गए। आगे का सवाल देखते हैं। एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों के बारे में देखेंगे यहाँ पर हमारी किताब में। एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों के बारे में। अमीबा, क्लैमिडोमोनास और पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया, यह एक कोशिक जीव के उदाहरण हैं। एक कोशिक इसलिए क्योंकि एक मात्र कोशिका के बने होते हैं और स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे होते हैं, इसीलिए उसे एक कोशिक जीव कहते हैं। उसके उदाहरण हो गए। बहुकोशिक की बातें करते हैं। बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं होती हैं और विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके उदाहरण हमारे पास हैं फंजाई यानी कवक,
पादप और जंतु। यह बात हो गई एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों के बारे में। आगे का सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 5। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, समझाइए। बहुत ही छोटा सवाल है ये। प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है, क्योंकि कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी जीवों में श्रम विभाजन समझाइए। छठा सवाल, जीवों में श्रम विभाजन। तो बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, तो कैसे होता है? जैसे कि मनुष्यों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे कि मनुष्य के शरीर में हृदय का कार्य है रुधिर को पंप करना, आमाशय का कार्य है भोजन का पाचन करना। इसी प्रकार एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। किस प्रकार होता है देखते हैं। प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, और प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। एक कोशिक जीवों में श्रम विभाजन इतना ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। कोशिका किससे बनी होती है और इसका संरचनात्मक संगठन क्या है? तो कोशिका किससे बनी होती है देखते हैं। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती हैं। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं, और इसका संरचनात्मक संगठन होता है ये 3 चीज़ें। कोशिका जो हैं उसमें 3 गुण दिखाई देते हैं। पहला जो है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक तथा तीसरा कोशिका द्रव्य। ये तीनों मिलकर कोशिकाएं बनती हैं, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे का सवाल हमारा है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली का स्थान, कार्य और विशेषताओं की भी बात करते हैं, स्थान की बात करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का स्थान है कोशिका की, यह कोशिका के सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती हैं, यह उसका कार्य है। अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती हैं, अवरोधित करती हैं। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, ये दूसरा नाम है उसका। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य हो गया, विशेषताएं हो गई, स्थान हो गया। विसरण किसे कहते हैं? आगे का सवाल है, विसरण किसे कहते हैं और कोशिका में गैसों का आवागमन समझाइए। यहाँ पर चलते हैं, विसरण किसे कहते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? विसरण। कोशिका में विसरण किस प्रकार होता है उसकी चर्चा करते हैं। जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में एकत्र हो जाती हैं तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा से कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर
कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण के द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कोशिकाओं में से विसरण की घटना के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती हैं। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में ये विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं। विसरण की बात हो गई। परासरण किसे कहते हैं और उसका उदाहरण। परासरण की बात करते हैं। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। उसका उदाहरण हमारे पास दूसरे पेज पर है, यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर परासरण का उदाहरण देखते हैं। परासरण का उदाहरण तो एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करती हैं। पौधों की, यह पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण। यह भी एक प्रकार से परासरण ही होता है। आगे चलते हैं। आखिरी सवाल हमारा आज का, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार समझाइए। 3 प्रकार हमें याद रखने हैं दोस्तों। 3 प्रकार की बात करते हैं। यहाँ पर पहला प्रकार है, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है, उसमें यदि रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा तो ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। अल्प परासरण, जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। दूसरा प्रकार देखते हैं। विलयन का दूसरा प्रकार है हमारे पास समपरासरी। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, यानी जल बाहर भी नहीं जाएगा, कोशिका के बाहर नहीं जाएगा और कोशिका के बाहर से अंदर भी प्रवेश नहीं करेगा, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, यानी जल कोशिका में प्रवेश नहीं करता और कोशिका के अंदर जो जल होता है वो बाहर निकलता नहीं। ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। कोई घटना होती नहीं। तीसरा प्रकार देखते हैं, अति परासरण दाबी विलयन। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर वाले घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अति परासरण दाबी विलयन। दोस्तों आज यहाँ तक ही हमें अभ्यास करना है। 11 सवाल हो चुके हैं। अपनी नोटबुक में ठीक से आंसर के साथ नोट कीजिएगा। कल हम दूसरा भाग देखेंगे इसका। बहुत ही रोचक पाठ है। आप लोगों को पहले से थोड़ा सा पढ़ के रखना चाहिए जिससे आप लोगों को आसान लगे पढ़ने में। धन्यवाद।